नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या है कि 9th क्लास के ज्योग्राफी का जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़े थे 6, उसी का ये पार्ट है जिसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया है क्योंकि वो वीडियो क्या होती बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण शब्दावली, इनको जानने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि इनको छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। ये सभी शब्दावली हमें आगे भी मिलते हैं और इस क्लास में भी मिले थे, तो इनको हम जान लेते हैं एक बार। ये क्या है कि अवदाब सबसे पहले देखते हैं कि ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों से होता है। ठीक है, यानी कि उस क्षेत्र से होता है जहाँ पर वायु दाब कम होता है। अब अवसादी शैल किसको कहते हैं? अवसादी शैल यानी कि अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है। ठीक है, इनमें मतलब लेयर्स होते हैं। आग्नेय शैलें, ठीक है, वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय शैलें कहते हैं। ये कैसे इनका निर्माण होता है? तो जो मैग्मा या लावा जो होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तरल पदार्थ भी बहुत है और गर्म है। ठीक है, वो गर्म है हमारे सतह के नीचे और वो इस प्रकार से बन जाते हैं, यानी कि ये जो इसका पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर यही जब जम जाते हैं तो इनसे क्या निर्माण होता है? आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अब आधार जनसंख्या हम किसको कहते हैं? तो आधार जनसंख्या हम कहते हैं कि यानी कि दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? आधार जनसंख्या कहते हैं। अब आश्रित अनुपात, आश्रित आयु किसको कहते हैं? तो 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, यानी कि जो अपना खुद कमा नहीं सकते, अपना जीविका नहीं चला सकते, उनको क्या कहा जाता है? आश्रित आयु कहा गया। ठीक है, एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु जो होता है वह 15 से 59 होता है। ठीक है, इस बीच के लोग जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सक्रिय आयु वर्ग के लोग कहा जाता है। तो लोगों के जो बीच का अनुपात होता है यही आपको कहा जाता है आश्रित अनुपात। क्या देखते हैं आश्रित अनुपात को? तो आश्रित आयु एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु के लोगों के बीच का अनुपात है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि आंतरिक अपवाह क्या होता है? तो एक ऐसा अपवाह तंत्र जिनमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाह कहते हैं। ऐसा अपवाह तंत्र जिनमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता, यानी कि उनका जो वो गिरना होता है, मिलते हैं सागर में नहीं मिलते हैं, एक आंतरिक समुद्र या झील में गिरते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि ऊंचावच किसको बोलते हैं। ये बार बार आता था ऊंचावच कि ये प्रभावित होता है, इससे जलवायु प्रभावित होता है, इससे हमारा क्लाइमेट क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तो ये क्या है? तो इनको देख लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला आपसे कि जितने भी टर्म हैं इनको देख लेना एक बहुत बढ़िया से, बारीकी से, अच्छा रहेगा, इनको छोड़ना उचित नहीं है। तो ऊंचावच किसको कहते हैं? तो धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को हम क्या कहते हैं? ऊंचावच कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को हम ऊंचावच कहते हैं। यानी कि जो प्लेन है और कुछ ऊंचाई का जगह है उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि उपमहाद्वीप क्या होता है? तो एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया अलग होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। अब किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में होता है। ये यानी कि किशोरावस्था का जो समय है इसको बताया गया है कि 10 से 19 वर्ष के लोग जो हैं वो किशोरावस्था में आते हैं। और ये कब आते हैं? तो बाल्यावस्था से अधिक होते हैं लेकिन ये प्रौढ़ावस्था से कम होते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में
जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या की वृद्धि दर किसको कहेंगे? तो जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है कि कितनी गति से वो जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम क्या देखते हैं कि वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। यानी कि हम 1 वर्ष का भी ज्ञात कर सकते हैं और हमारे यहाँ जो 10 वर्ष पे जनगणना होता है उसमें भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि 10 साल में कितना हमारा वृद्धि दर रहा है। यानी कि वो पीछे के 10 साल का, यानी कि 2011 का जनगणना हम देख रहे हैं, तो वो 2001 से उसकी तुलना करके हम क्या करेंगे? दशकीय उसका वृद्धि निकाल लेंगे। और जो 2009, 8, 7, 6 ऐसे करके जो एक एक वर्ष का निकालते हैं वो क्या होता है? ये वार्षिक होता है। तो इस प्रकार से आप जनसंख्या वृद्धि दर को निकाल सकते हैं। अब जन्म दर क्या होता है? तो जन्म दर है प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। ठीक है, जीवित जो बच्चे हैं, 1000 बच्चे मान लेते हैं जन्म लेते हैं, उसमें से कितने बचते हैं यानी कि कितने जीवित रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये जन्म दर कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान क्या होता है? तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई महीन गाद या सील कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना समतल भूभाग, ये जलोढ़ मैदान कहलाता है। ठीक है, नदी द्वारा बहा करके जो चीज़ें लाई जाती हैं ऊपर से, यानी कि बहुत सारे गाद और सील कण होते हैं और यानी कि कांप यानी कि कीचड़ वगैरह होते हैं, ये सारे आकर के एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक मैदान का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान कहते हैं। अब जीवन प्रत्याशा क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जो है वही जीवन प्रत्याशा कही जाती है। जीवोम क्या है? तो एक सी जलवायु दशा वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? जीवोम कहलाते हैं। जीवोम का क्या है? एक सी जलवायु, मतलब एक तरह की जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में जहाँ की जलवायु एक जैसी है, में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह, ये क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। अब झील क्या है? एक जल राशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त गड्ढे में हो, ठीक है, सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतया स्थल से घिरा हो। ठीक है, यानी कि इसमें कहीं से भी कोई ये जल का इसका स्रोत और कुछ नहीं हो। ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये गड्ढे से, एक तो वो गहराई में ही होगा, झील है तो जहाँ पानी इकट्ठा होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये चारों तरफ से क्या होता है? एक भूमि से ही घिरा रहता है, उसमें और कोई यानी कि नदी और ये आकर के नहीं मिलते हैं, और वो क्या होता है? एक लैंडलॉक होता है पूरे तरीके से। अब हम क्या देखते हैं कि ये नवीन युवा पर्वत क्या है? तो अब देखते हैं हम कि पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत जैसे कि हिमालय, अल्पस, एंडीज तथा रॉकी पर्वत, ये नवीन युवा पर्वत है। ठीक है, ये कौन कौन है? तो पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में, यानी कि अभी इनका विकास हो रहा है, में बने मोड़दार या वलित पर्वत, ये मोड़दार हैं और वलित हैं, जैसे कि हिमालय है, अल्पास है, एंडीज है तथा रॉकी है। ठीक है, ये सभी क्या है? नवीन युवा पर्वत है। अब क्या देखते हैं कि निमज्न किसको हम बोलते हैं? तो जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है। ठीक है, जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। ठीक है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, निमज्न को। इसमें हम क्या देखते हैं कि जलवायु विज्ञान का जब हम बात करते हैं तो इसमें यह हवा के नीचे से जाने वाली गति होती है। ठीक है, और भूगर्भ विज्ञान की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल पार्क क्या है। ठीक है, तो नेशनल पार्क यानी कि एक सुरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, उसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। पठार क्या है? तो विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हों। ठीक है, यानी कि ऊपर जब हम पठार के जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? समतल होता है,
और क्या देखते हैं कि ये जो इसके किनारे का ढाल जो होता है वो बहुत तीखा होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, तो विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भाग, ठीक है, भूभाग, जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हों। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम पठार बोलते हैं। अब पर्यावरण, पर्यावरण किसको बोलते हैं? तो पर्यावरण को हम देखते हैं कि यह वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो भौतिक भी आते हैं और इसमें सांस्कृतिक तत्व भी आते हैं। पर्वत क्या है? तो पृथ्वी की धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतया तीव्र ढालों वाला होता है। ठीक है, क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ यह भाग होता है जो कि ऊंचा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है यह, और ये साधारणतया तीव्र ढालों वाला होता है। इसकी भी ढाल तीव्र होती है, तीखी होती है। पशु पक्षी, किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। अब हम क्या देखते हैं? प्रवसन। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के बसना प्रवसन कहलाता है। अब आंतरिक प्रवसन किसको कहते हैं? तो आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना, तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। ठीक है, अब हम इसमें क्या समझ पाते हैं कि ये जो प्रवसन होता है, प्रवसन क्या होता है? तो भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के बसना क्या कहलाता है? प्रवसन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, आंतरिक प्रवसन और बाह्य प्रवसन। आंतरिक प्रवसन में क्या होता है कि हम अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं और बसते हैं। ठीक है, वह आंतरिक प्रवसन कहलाता है। और बाह्य प्रवसन वह कहलाता है जो हम एक देश से दूसरे देश में जा कर के रहते हैं, वो क्या कहलाता है? एक बाह्य प्रवसन कहलाता है। अब हम क्या देखते हैं? जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे अप्रवास कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अप्रवास कहलाता है। और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? उत्प्रवास कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे ज़रूर। जब आप क्या करते हैं? जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अप्रवास कहते हैं। और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रवास कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे पारिस्थितिक तंत्र को। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है? तो एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिल करके बना है। ठीक है, यह क्या है? एक तंत्र है जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर के बना है। यानी कि उसमें रहने वाले जीव क्या करते हैं? उस विशेष क्षेत्र में अपना पूरा एक तंत्र विकसित करते हैं, जिससे क्या करते हैं? वो भोजन भी लेते हैं, यानी कि उसमें अपना शेल्टर भी लेते हैं, यानी कि उसमें रहते भी हैं। इस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं उनकी उसी में होती है। इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब भ्रंश क्या होता है? तो आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। ठीक है, ये भ्रंश कहलाते हैं। आंतरिक हलचल के कारण, यानी कि पृथ्वी के अंदर नीचे क्या होता है? बहुत सारी हलचल होती रहती है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस यहाँ पे हमेशा चलते रहते हैं, विक्षोभ चलता रहता है। अब उसके कारण क्या होता है? भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं, ये भ्रंश कहलाते हैं, भ्रंश बनते हैं। अब भारतीय भूभाग, भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, यानी कि पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है वह क्या है? भारतीय भूभाग है। अब भारतीय मानक समय क्या है? तो भारत की मानक यानी कि मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भाग का प्रमाणित समय माना जाता है। यही क्या कहलाता है? भारतीय मानक समय कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? भूगर्भीय, इसके बारे में हम बहुत पढ़ भी चुके हैं पहले। भारतीय मानक समय आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखते चलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भूगर्भीय, इसमें पाते हैं कि पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं?
यानी कि हम यह देखते हैं कि पृथ्वी के भीतर ये बहुत सारी जो शक्तियां हैं वह यहाँ नीचे कार्य करती हैं। ये वाइब्रेशन है इनका बहुत सारा, यानी कि देखते हैं कि तरल पदार्थ के रूप में इधर से उधर तैरते रहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, हम जो भी अंदर की क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये सभी भूगर्भीय क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि पृथ्वी भूगर्भ और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, भूगर्भ के अंदर की चीज़ें जो हैं वह क्या है, भूगर्भीय हैं। तो हम यह देखते हैं कि पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं वही कहलाती हैं भूगर्भीय। अब भूगर्भीय प्लेट क्या है, भूगर्भीय प्लेट को जानते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो ये परपट्टी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना है, ठीक है। भूगर्भीय प्लेट क्या है, ये प्लेटों की जो ऊपर परपट्टी है, परपट्टी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना है। इसमें हम यह देखते हैं कि बहुत सारे प्लेट हैं जिनको हम पढ़ भी चुके हैं। ऊपर का यानी कि जो देखते हैं उस पे जिस पे खेती होती है, फिर उसके नीचे सियाल, सीमा, नीफे, इस प्रकार से हम बहुत सारे इस तरीके के जो संरचना है पृथ्वी की उसको पढ़ चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। भू संतति क्या है, तो भूपर पट्टी में बृहत गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई है, ठीक है, खाई है, जिसका तल दोनों किनारों की भू संततियों से अपर्दित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। इस प्रकार से भू संतति का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है, तो भू परपट्टी में बृहत गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भू संहतियों से अपर्दित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैल मोटी परतों का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब मृत्यु दर क्या है, जिस प्रकार से जन्म दर था उसी प्रकार से मृत्यु दर भी है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं हम, ठीक है। ये क्या देखते हैं कि 1000 जनसंख्या है, उस पर कितने लोग मर रहे हैं उसको हम मृत्यु दर से तुलना करते हैं। अब हम देखते हैं कि मानसून क्या है। तो एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिसमें ऋतु या मौसम के अंतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यह क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। एक बार फिर सुने, एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि इसमें बहाव जो होता है वह उल्टा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मानसून आ जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। ये हमारे समुद्रों से होते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं और फिर क्या करती हैं, ये बारिश का कारण बनती हैं। अब देखते हैं कि मिलियन प्लस सिटी क्या है। मिलियन प्लस सिटी यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को हम क्या कहते हैं, मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। मैदान क्या है, तो समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र वह मैदान कहलाता है। अब रूपांतरित या कयांतरित शैलें क्या है, तो इसको देखते हैं कि पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलें कहलाती हैं रूपांतरित या कयांतरित। आग्नेय है और अवसादी शैलें हैं, ये नीचे दबी हुई हैं और ये क्या है, भौतिक कारणों के कारण क्या होता है, भौतिक परिवर्तनों के कारण कुछ नए और शैलों में इनका परिवर्तन हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रूपांतरित या कयांतरित शैल कहते हैं। अब लिंगानुपात क्या है, यानी कि भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यह लिंगानुपात है। लैगून, लैगून क्या है, खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती हैं, ठीक है। ये क्या है कि चारों तरफ से ये अवरोध उत्पन्न हो जाता है, समुद्र से ही ये कटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, लैगून बोलते हैं। खारे पानी की झील यानी कि चारों तरफ से क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं, जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती हैं। अब देखते हैं वनस्पति। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधे का हम क्या कहते हैं, यह
आवरण होता है उसको हम पूरा एक वनस्पति कहते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति और भी बहुत तरह के जो वनस्पति होते हैं उनको हम पहले पढ़ चुके हैं। आप ज़रूर, मैं बार बार बोलता हूँ, उनसे वीडियोज़ को देखते चलेंगे, तभी जा कर के क्या होगा, पूरा एक आपके दिमाग में खाका तैयार होगा। अब वलय, पृथ्वी की पपड़ी पर क्या होता है, पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय, ठीक है, इस प्रकार से इनको परिभाषित कर सकते हैं। अब स्थल मंडलीय प्लेटें क्या हैं, तो स्थल मंडलीय प्लेटें यानी कि दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अध स्थल के बड़े बड़े भाग, ये क्या कहलाते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट हैं। स्थानीय समय क्या होता है, किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है, वह क्या कहलाता है, स्थानीय समय कहलाता है। किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है वह स्थानीय समय कहलाता है। अब हिमानी यानी कि बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, हिमानी आप देखते हैं कि वो हमेशा गति में रहता है लेकिन एक निश्चित मार्ग में ही गति करता है, और यह सब किसके कारण संभव हो पाता है, तो यह सब गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव हो पाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये थी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जिनको हमने पढ़ा, तो ये अब खत्म हो चुकी हैं, और आप मेरे साथ धैर्य के साथ इसको एकाग्रता के साथ सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।